अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर की। ये एक बड़ा मशहूर टॉपिक है, बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं। और आम ज़ुबान में समझने के लिए ये देखें कि जब पेशाब का या तो कंट्रोल वो ख़त्म हो जाए या फिर पेशाब इकट्ठा होता रहे, लेकिन वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए कि किसी शख्स को एहसास ही ना हो कि उसको पेशाब करने की हाजत है। तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं, जब बाद में फिर उनको बताया जाता है कि आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर है या न्यूरोजेनिक लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट डिसफंक्शन, यानी आम ज़ुबान में कि आपका जो पेशाब करने वाला पूरा सिस्टम है उसको काम करना जो है उसका वो गड़बड़ हो चुका है। ये किसी भी उम्र में हो जाता है। जहन में रखें कि आप पानी पीते हैं, पानी जो है वो गुज़र के जाता है गुर्दों से और पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर मसाना जिसे कहते हैं उसमें इकट्ठा होता है। और जब 150 के करीब पहुंचता है तो हमें हाजत होती है, और अगर 3-4-100 तक हम किसी हद तक ज़ब्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन फिर हमें पास करना पड़ता है। ये जो हम यूरिन पास करते हैं, पेशाब करते हैं, तो हमारा दिमाग और हमारा जो हराम मगज़ यानी जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो ये दोनों मिल के काम करते हैं। तो हमारा कंट्रोल हो पाता है इस चीज़ के ऊपर कि अब इसको रोकना है या जाने देना है। यानी अगर वो कंट्रोल किसी भी वजह से और किसी भी उम्र में ख़त्म हो जाए तो फिर या तो वो खुद ही निकल जाता है जिसको हम यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस कहते हैं, या हमारी चाहने के बावजूद वो नहीं रुक पाता जिसको यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। जो डेट्रूसल मसल उन पट्ठों को कहते हैं जो मसाने के मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर उस गेट को कहते हैं कि जिसको कंट्रोल, जिसके ज़रिए वो दरवाज़ा है जिससे हम कंट्रोल करते हैं यूरिन को। अगर आपको हराम मगज़ या दिमाग यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कोई भी बीमारी हो या चोट हो तो फिर इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। ये जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है इसकी जो मुख्तलिफ़ अक़साम आप सुनते रहते हैं उसमें शामिल है कि डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी, कि जब आपके जो मसाने के पट्ठे हैं वो बहुत एक्टिव हो जाएं, या डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी, कि जब वो बहुत ज़्यादा काम ना कर पा रहे हों। इसी तरह से जो ब्लैडर हाइपोसेंसिटिविटी एक चीज़ होती है कि जब आपका मसाना जो है वो लिफ्ट ना करवाए ऊपर से आने वाले सिग्नल्स को। इसी तरह से मसाने के जो पट्टे होते हैं जिसको डिट्रूसर कहते हैं और नीचे जो गेट होता है स्फिंक्टर, उनका रब्त ख़त्म हो जाए तो इसको डिट्रूसर स्फिंक्टर डिससाइनर्जिया कहते हैं। साइनर्जी हमेशा ये होती है कि ऊपर से सिग्नल आया, पट्टे थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए और गेट खुल गया। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर ये मसला जन्म लेता है। इसके अलावा होता है कि इम्पेयर्ड कंप्लाइंस का मतलब है कि मसाना भरता गया, उसको खुलना चाहिए था, वो नहीं खुला, तो जिससे पीछे गुर्दों के ऊपर प्रेशर जाता है। इसी तरह से एक होता है कि जो स्फिंक्टर है वो वैसे ही वीक हो जाए, तो उस वक़्त भी ये मसला जन्म लेता है। ये जो मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के अब आपको ये नाम बताए हैं, ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब इनमें से ये पूरी सूरत हाल इस तरह की कोई बनी हो तो जिसके नतीजे में फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर यानी एक ऐसा मसला पेशाब के नीचे वाले हिस्से का कि जिसका ताल्लुक़ आपके नर्व्स से है, चाहे वो असाब हों जिसको पेरिफेरल नर्व कहते हैं, या दिमाग हो जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा वो होता है। अब कुछ वजूहात हैं जो दिमाग की होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं जो स्पाइनल कार्ड या हराम मगज़ की होती हैं, और कुछ होती हैं इन दोनों से हट के। अगर हम दिमाग की बात करें कि जो सेरिब्रल या दिमाग की काजेज़ होती हैं, तो उसमें जैसे फालज होता है, स्ट्रोक, उसमें इन मरीज़ों में ये मसला होता है। पार्किंसंस एक बीमारी है जो दिमाग के अंदर कुछ सेल्स होते हैं बेजल गैंग्लिया वगैरह के, तो उनकी बीमारी है। एक अल्जाइमर बीमारी होती है जिसमें डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामी एक बीमारी होती है, तो उसमें मसला होता है। इसी तरह अगर किसी को सर की चोट लग जाए तो इन लोगों को दिमाग के बाहर जो खून इकट्ठा होता है झिल्ली के नीचे, उसे सब ड्यूरल हीमाटोमा कहता है, तो वो वजह होती है। बाज़ का दिमाग के अंदर ही कोई नाली फट जाती है तो उससे जो हेमरेज होता है उसे सब अरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं, तो उसमें की वजह से हो सकता है। बाज़ लोगों को दिमाग का कैंसर या ट्यूमर होते हैं तो उस वजह से हो सकता है। बाज़ का लोगों को सेरिब्रल पाल्सी, ये जो बच्चे पैदा होते हैं और काफ़ी देर तक वो सांस नहीं लेते या वो रोते नहीं हैं, तो उनको भी हम कहते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी हो गई है। सेरिब्रल पाल्सी का मतलब है कि दिमाग उनका मुतासर होता है, तो उसमें होता है। एक और चीज़ होती है जिसको हम NPH या नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलिस कहते हैं, कि इसमें जो थैलियाँ होती हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर पानी की थैलियाँ या वेंट्रिकुलर सिस्टम है, वो डायलेट होता है, लेकिन जब प्रेशर हम चेक करते हैं हमारे पास एक दो तरीके होते हैं, तो वो नॉर्मल होता है, तो इसे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलिस कहते हैं। तो ये वजूहात हैं दिमाग की। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड या हराम मगज़ की जो वजूहात होती हैं। उसमें किसी को चोट लग सकती है,
हराम मगज़ ज़ख्मी हो जाता है ट्रॉमा की वजह से। इसी तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है, उसमें प्रॉब्लम होता है। स्पाइना बाइफिडा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे डिफेक्ट होता है, तो उससे ये मसला बनता है। बाज़ औक़ात हराम मगज़ जो है उसकी उस वहाँ पे खून की सप्लाई रुकती है तो इन्फार्क्शन हो जाती है, तो ये वजह होती है। बाज़ औक़ात जो है वो हराम मगज़ के ऊपर प्रेशर पड़ता है, या तो वो स्पॉन्डाइलोपैथी जी यानी कि जैसे हमारे बाज़ औक़ात रीढ़ की हड्डी जो होती है गर्दन की, तो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, तो उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह कहते हैं। डिस्क बाज़ औक़ात जो होती है, मोहरे हैं वो अपनी जगह से हिले होते हैं, तो उस वजह से होता है। फिर वो हराम मगज़ जिस सुराख से गुज़र रहा होता है, कैनाल से गुज़र रहा होता है, वो तंग होती है, तो ये वजह हो सकती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात कैंसर या ट्यूमर होता है, तो उस वजह से बाज़ औक़ात वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है और वो इन्फेक्शन इकट्ठी होती है जिसको एब्सिस कहते हैं। और एक और इन्फेक्शन की टाइप होती है जिसको ट्रांसफ़र माइलाइटिस कहते हैं। आइटिस कहते हैं सोजिश को, ट्रांसवर्स के वो जो पूरा एरिया, और माइलो को जहाँ पे भी आ जाए तो हराम मगज़ का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि हराम मगज़ की इन्फेक्शन, यानी दिमाग का मसला हो गया, इसी तरह हराम मगज़ का मसला हो गया। और एक होता है जो हराम मगज़ के अलावा जैसे शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है। डिस्क कहीं और पे प्रोलैप्स हो जाए, बाहर निकल जाए, उसमें होता है। बाज़ औक़ात आपके पेल्विस होता है, ये जो नीचे का एरिया जो मसाने के इर्द-गिर्द का एरिया होता है, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन, तो वहाँ पे असाब ज़ख्मी हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात लोगों को ज्ञान-बरे सिंड्रोम एक होती है, तो ज्ञान-बरे सिंड्रोम में भी असाब जो हैं, पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो मुतासर होती हैं, उनकी बाहर की झिल्ली मुतासर होती है, तो उनमें ये मसला जन्म लेता है। और बाज़ औक़ात एक वायरल इन्फेक्शन होती है जिसको हर्पीज़ ज़ोस्टर कहते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हैं सारी वजूहात कि जिनकी वजह से, यानी ये जो 3 बड़ी वजूहात हैं कि जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसी तरह से कि जो उसके अलावा है। अब क्यों ज़रूरी है कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर को देखना? देखें, अगर आप नहीं इस पे तवज्जो देंगे तो 2 मसले तो बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं कि या तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहेगी, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, जहाँ पे खड़े होंगे वहाँ पे आप लीक हो जाएंगे, वहीं पे आपका यूरिन निकल जाएगा, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, आपको भी बहुत एम्बेरसमेंट होगी, आपको नमाज और बाकी इबादत में मसला बनेगा, और अगर दूसरे देखते हैं तो और सोशल एम्बेरसमेंट होती है, तो एक तो ये मसला होता है। लेकिन अगर आपका मसाना भरता जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, तो इससे पीछे प्रेशर पड़ता है गुर्दों के ऊपर, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस या गुर्दे ख़राब होते हैं। इसी तरह से वो जो रुका रहता है यूरिन, उसमें फिर इन्फेक्शन आ जाएगी जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ना सिर्फ ये कि वो वहाँ पे इन्फेक्शन होगी बल्कि पीछे गुर्दों में भी जाएगी, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये वो प्रॉब्लम्स बनते हैं कि जो इस वजह से होते हैं। अब एक दफ़ा पता चल शक पड़ गया तो कैसे डॉक्टर इसकी तशख़ीस करते हैं? वो बड़ा तरीका होता है, बड़ा एक सिस्टमेटिकली तरीका होता है कि पहले वो आपका पूरी मालूमात लेंगे, यानी हिस्ट्री लेंगे, फिर आपका मुआयना करेंगे, यानी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, फिर आपके पूरे जो ब्लैडर है, आपका मसाना है, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने का कहेंगे, ब्लैडर डायरी उसे कहते हैं। पेशाब का टेस्ट करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस, और कहते हैं कि मिड स्ट्रीम यूरिन ले रहे हैं, कि जब आप यूरिन शुरू करते हैं और एंड करते हैं उसके दरमियान। इसी तरह से फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है इसी चीज़ को देखने के लिए, जिसे अल्ट्रासाउंड केयू भी कहते हैं। और एक बहुत अहम स्टडीज़ होती हैं यूरोडायनामिक स्टडीज़, जो मालूम करती हैं कि आपका जो ब्लैडर है उसमें प्रेशर कितना बनता है, आप उस प्रेशर को फ़ील कितना करते हैं। और साथ ही बाउल फंक्शन देखे जाते हैं कि 2 कैथेटर होते हैं, एक ब्लैडर में डाला जाता है यूरेथ्रा के ज़रिए और एक रेक्टम में, और उस प्रेशर को देखा जाता है कि आप जो प्रेशर, जब आपको यूरिन को बन रहा था तो प्रेशर कितना बना था और आपने उस वक्त यूरिन कितना निकाला। तो ये पूरा वो तरीका है जिससे डायग्नोसिस होती है। अब एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए तो अक्सर लोगों में न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है वो डेट्रूसर मसल ज़्यादा ओवर एक्टिव हुआ होता है। तो जब आप इसको मैनेज करते हैं तो फिर मैनेज का तरीका क्या है? आपने कुछ तो लाइफ़स्टाइल की तब्दीलियाँ बतानी है लोगों को, कुछ अपने रवैयों को चेंज करने का कि यूरिन को जब वो फ़ील करते हैं तो उसके बाद कैसे रिएक्शन करना है। कुछ फिर आपको फिज़ियोथेरेपी बताते हैं कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ आपको मिल जाती हैं यूट्यूब से, तो वो करेंगे तो उससे फ़ायदा होता है। फिर दवाइयों की बारी आती है, तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक एक तो दवाइयाँ होती हैं और एक नई दवाई आई है बीटा-3 एगोनिस्ट। एंटीकोलिनर्जिक में है ऑक्सीब्यूटिनिन है, ये जेनरिक नाम है जो मुख्तलिफ ब्रांड की शक्ल में डॉक्टर आपको दे सकता है। सोलिफेनासिन है और डेराफेनासिन है। और इसी तरह से जो बीटा-3 एगोनिस्ट हैं, वो मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक नई टाइप की दवाई है जो आजकल अक्सर लोगों को दी होती है जिनको न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है डॉक्टर को शक होता है या वो टेस्ट की मदद से कंफर्म कर लेता है कि ये मसला हो सकता है। तो ये जो पूरी दवाइयाँ हैं या पूरा लाइफस्टाइल की तब्दीली है तो इसके ज़रिए ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा ही मसला हो जाए तो फिर जो इलाज है वो भी थोड़ा सा दवाइयों पे ज़्यादा इन्हिसार वाला दिया जाता है और ज़्यादा बात जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। मसलन ऐसी सूरत में फिर क्या करते हैं कि एक
पट्ठा जो है डेट्रूसर, उसके अंदर बॉचुलिनम का टॉक्सिन ए लगाया जाता है ताकि मरीज़ को उससे फ़ायदा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी मसला चलता रहे तो फिर मरीज़ को सिखाया जाता है कि घर के अंदर ही खुद कैथेटर कैसे डालना है, यूरिन या पेशाब को निकालना है और कैथेटर निकाल देना है। इसे इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन या सेल्फ इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कहा जाता है, क्योंकि जो इनडिवेलिंग कैथेटर जो पेशाब की नाली अंदर रखनी होती है उससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सिखाया जाता है कि जैसे एक फालिज का मरीज़ है, वो बेड पर पड़ा है, उसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया, फैमिली को पता ही नहीं चलता और यूरिन इकट्ठा होता रहता है, तो उनको फिर सिखाया जाता है कि आपने दिन में 3-4 दफ़ा करना है, या पेट के ऊपर हाथ रख के देखना है कि अगर ब्लैडर भरा हुआ है तो जेल लगा के सुन करके तो आपने जो फोलिस कैथेटर मिलता है या नेल्टन एक कैथेटर होता है वो डालें, यूरिन निकल आएगा जब इतने ml 300 ml 200 ml 400 ml, और ऊपर देखा कि अब पेट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ फूली हुई नहीं है तो उसको आप निकाल दें। एक मखसूस तरीके से, साफ़ तरीके से किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैलें। तो ये बुनियादी तौर पर मालूमात है न्यूरोजेनिक ब्लैडर की, कि जब या तो आपके मसाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है या आप उसको निकाल ही नहीं सकते, तो दोनों सूरतों में फिर ये चीज़ें आपकी मदद करती हैं। इस तरह की वीडियोज़ दोस्तों पता है मैं बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, कहीं पे शेयर के काबिल है तो ज़रूर वीडियो शेयर कर दें, और आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।